चलिए हम स्टार्ट करते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत को धारा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझें। धारा परिभाषा नहीं है, धारा का मतलब है गतिशील आवेश। धारा का मतलब है गतिशील आवेश। समझो, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, और अब फिजिक्स दिनों दिन इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। धारा का मतलब क्या होता है? गतिशील आवेश। आवेश जब चलने लगता है तो इसे धारा कहते हैं। बच्चों, यदि हम बात करें कि यदि स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश में हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आगे देखिए जरा, गतिशील आवेश। यदि गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश, तो गतिशील आवेश दो तरह का हो सकता है। एक समान गति, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां हम पढ़ते हैं धारा। एक समान गति यदि होती है तो हम धारा करते हैं, और परिवर्ती गति होती है तो परिवर्ती गति होती है तो हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज पढ़ते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब परिवर्तीशील गति होती है तो पहली चीज पढ़ते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, और दूसरी चीज जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एक बात सिंपल है, मजेदार है, समझते जाइए बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एक ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कुछ ऐसे चलती है ये प्रत्यावर्ती धारा। ये तो हम यहाँ पे धारा पढ़ रहे हैं, समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म धारा, कांस्टेंट। हम इसे नियत गति भी बोल सकते हैं, नियत गति। और ये जो धारा है वो डीसी है। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं? एसी। दिष्ट धारा, मतलब हम यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो दिष्ट धारा पढ़ेंगे। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। मतलब एक बात आप दिमाग में रख लें कि हम अपने घरों में होने वाली प्रवाहित धारा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो जो धारा होती है वो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हम धारा पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वो सेलों की धारा है। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में जो धारा बहती है, बल्ब जलते हैं, गाड़ी वगैरह चलती है, वो सब धारा हम पढ़ने वाले हैं। तो जो धारा हम पढ़ रहे हैं वो घरों की नहीं है, घर में चलती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा।
तो क्या हम धारा की परिभाषा ऐसे ही देने वाले हैं? चलो धारा की परिभाषा की बात करते हैं। धारा की परिभाषा हम लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर, क्योंकि जब कोई चीज प्रवाहित होती है तो समय के सापेक्ष मापा जाता है उसे। जब कोई चीज प्रवाहित होगी तो समय के सापेक्ष मापी जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। परंतु तुम्हारे दिमाग में एक चीज सुरक्षित रहनी चाहिए कि चलता हुआ आवेश ही धारा कहलाता है। नदी की धारा कहते हैं हम, नदी की धारा, बहता हुआ पानी धारा कहलाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि नदी की धारा। ऐसे ही चलता हुआ आवेश जो होता है उसे हम धारा कहते हैं। तो I बराबर हम निकाल सकते हैं। धारा को हम कहां से प्रदर्शित करते हैं? यहाँ कैपिटल I भी लिख सकते हैं और स्मॉल I भी लिख सकते हैं। हम स्मॉल I यहाँ पे बात करते हैं। I बराबर डेल Q अपान डेल T, आवेश में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dQ अपान dt, आवेश परिवर्तन की दर, आवेश प्रवाह की दर। ये कब लिखेंगे और ये कब लिखेंगे? ये होगी t टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटे अंतराल के लिए। किसके लिए? छोटे अंतराल के लिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? तात्कालिक लेते हैं। तात्कालिक, तात्कालिक मतलब इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक बिल्कुल बात करते हैं अभी हम छोटे अंतराल के लिए। छोटे अंतराल के लिए तात्कालिक का मतलब होता है छोटे अंतराल के लिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं और ये हमें मिलता है औसत, ये हमें मिलता है औसत। हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T। धारा की जो इकाई होती है, धारा की इकाई एम्पियर है और कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। जो हम इकाई ज्यादा यूज करते हैं उसे मिली एम्पियर कहते हैं, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। फिर हम आगे और बात करते हैं Q अपान S। S क्या लिखा? टाइम लिखा है। अच्छा, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। तो हमें मालूम है कि I बराबर Q अपान T होता है। तो I की इकाई हो गई एम्पियर, Q की इकाई हो गई कूलाम, टाइम की इकाई हो गई सेकेंड। तो 1 कूलाम, 1 एम्पियर, 1 सेकेंड। बच्चों वाली बात बता रहे हम तुम्हें कि यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में परिवर्तित होता है, एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो धारा 1 एम्पियर होती है। राजदीप, यहाँ पे स्टेट वर्ड तो कभी लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम स्थैतिक कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे। हम यहाँ गतिशीलता पढ़ रहे हैं। तो जब चार्ज चलेगा तो गतिशील होगा और गतिशील होगा तो धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ जो भी बातें की जा रही हैं वो गतिशीलता की बातें की जा रही हैं। तो ये आपका पहला स्लाइड है
जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब जरा हम समझते हैं कि ये जो धारा है ना चलती कैसे, परंतु उससे पहले हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, यदि Q इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये हमें Q दिया है। एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पेपर में आने वाली धारा है। तो यहाँ पे हम दो चीज पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट जो पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं तीसरे सेकंड में धारा, एक चीज पूछ रहे हैं। दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं 0 से 2 सेकंड में धारा, दो चीजें पूछी। ध्यान से देखिए, ये चीज जो है वो आपको समझने वाली चीज है, इसे समझिए। तीसरे सेकंड में धारा, बी 0 से 2 सेकंड में धारा, दो बातें हमें निकालना है। तो हमारे पास हम एक ही बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड सेकंड की बात करते हैं। तो ये कैसा हो गई? थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गई? थर्ड सेकंड का मतलब हो गई तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। तो यहां पे हम लिखेंगे I बराबर dq अपान dt, और Q दिया हुआ है ये, तो हम यहां मान रख दें I बराबर d अपान dt, और Q की जगह रखा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। समझे ये बात? चलो निकालो इसका अवकलन करो। टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 2t। 4t का अवकलन करेंगे तो t का वन हो जाएगा 4। 5 का अवकलन करेंगे तो 0। I बराबर आ गई 2t प्लस 4, और t कौन सा पूछा है? t बराबर है यहाँ पे 3, तो I बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 4, और ये आ गई आपकी 10 एम्पियर। ये हमने पहला वाला कर लिया, पहला न्यूमेरिकल। समझ में आया सबको? अब दूसरा पूछा है 0 से 2 सेकंड में, बी। तो यहां पे इन्होंने 0 से 2 सेकंड पूछा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है औसत धारा, इसका मतलब है औसत धारा। चलो औसत धारा निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो सबसे पहले t बराबर 0 रखें, तो Q0 बराबर कितना आ जाएगा? t की जगह 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, तो Q0 बराबर आ गया 5। ये आ गया एक। 0 से शुरू किया है ना, 0 से 2 सेकंड की बात की है। सेकंड में हम क्या लिखना है? 2, क्योंकि 2 तक पूछना है। तो इसी में t की जगह 2 रखें, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो Q बराबर हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस, तो Q बराबर हो जाएगा 17 कूलाम। यहाँ पे 5 कूलाम लिख देते हैं, और ये Q2 पे आया। अब हमने क्या बोला था? जब हम औसत की बात करते हैं तो I बराबर होता है डेल Q अपान डेल T, मतलब अंतिम चार्ज Q2 माइनस Q0 अपान T2 माइनस T1। डेल Q का मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है।
तो हमें Q2 और Q0 पता है, तो I बराबर Q2 कितना होगा 17 माइनस Q2 17 और माइनस 0 पे कितना आया था 5, T2 कितना है 2 माइनस 0। तो I सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये गए तो 12 बचे 12/2, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ये तो पेपर में आने लायक न्यूमेरिकल होते हैं, काम की चीजें होती। अब जरा उल्टा कर लेते हैं यार। यहां पे आवेश दिया है, पता है बच्चों, ये बात नहीं पता हो तो आपको पता होनी चाहिए। रानी को भी आ गया समझ में, गोविंद भी समझ गया, नंद किशोर सब समझ गया। ओके ओके। अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। सुनना ध्यान से, दिमाग में लगा के सुनना। ये बात दिमाग में क्या लगा के, एनर्जी। तो सुनो जरा ये बात। जब हमें आवेश दिया है, धारा निकालनी है तो अवकलन होता है, परंतु धारा दी है और आवेश निकालना है तो उल्टा हो जाएगा ना, तो समाकलन होगा। तो समाकलन होगा। चलो वो वाला करते हैं कि यदि उन्होंने दिया है कि I इज इक्वल टू दूसरा न्यूमेरिकल, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, धारा दे दी। I इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अब समाकलन होगा। कैसे होगा हम बताते हैं। तो उन्होंने I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो उन्होंने बोला है कि 0 से 3 सेकंड में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। ये है उनका सवाल। 0 से 3 सेकंड में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। चलो हम देखते हैं जरा कि 0 से 3 सेकंड में प्रवाहित आवेश कैसे पता लगेगा। देखो हमें मालूम है कि I बराबर होता है dq अपान dt। dt को इधर ले आओ तो I dt बराबर हो जाएगा dq। इसी को हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू I इंटू dt। बिल्कुल सिंपल सी बात है। I दिया है हमें, चलो इसे भी कैपिटल I लिख देते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे दो दो जगह लिख रहे हैं। I हमें दिया है, I दिया है तो dq बराबर क्या हो जाएगा, I का मान रख दो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt। 0 से 3 सेकंड में पूछा है, तो अब हम समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तो dq, तो 0 से q होगा। ये तो q ही बहेगा ना, इसमें 3 मिन थोड़ी लिखना है, ये समय थोड़ी है, ये तो आवेश है। और सामने जो हमारी लिमिट लगेगी वो 0 से 3। क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 सेकंड में जाना है। बच्चों जिससे अवकलन और समाकलन नहीं आते हैं वो किसी भी हालत में अवकलन और समाकलन के वीडियो देख लो, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स नहीं होती है। और ये आ गए मतलब फिजिक्स तो बननी है। तो आप 3 चीजें हम आपसे बोलते हैं, एक समाकलन, अवकलन और सदिश। ये 3 पे यदि मास्टरी नहीं किए तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, और यदि इन तीनों पे मास्टरी है तो फिर फिजिक्स होगी ही होगी। तो हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको
रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हैं 12 क्लास में, अवकलन, समाकलन और सदिश बेसिक के रूप में। आप किसी भी हालत में, आपको फिजिक्स में अच्छा करना है, फुल मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स, तो वो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लो। तो सुनिए, ये 0 से 3 सेकंड में पूछा है, हम क्या रख दें यहाँ पे, t² + 1 dt। इसी को हम और सरल कर दे रहे हैं, t² का अलग हो सकता है, 0 से 3 में t² dt लिख सकते हैं, +1 है तो प्लस, यहाँ पे 0 से 3 1, यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 × dt लिख सकते हैं, तो dt का 1 में इंटू करेंगे तो dt ही आएगा, dq का करेंगे तो q आ जाएगा, इसे तो छोड़ो, इसका करना है। आपको पता है क्या होगा, t⁻3/3, 0 से 3। जब हम समाकलन करते हैं तो घात में एक जुड़ता है और एक जुड़ के भाग दे देते हैं, प्लस dt का करेंगे तो t आ जाएगा और ये भी 0 से 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, q बराबर t की जगह 3 रखो, 3q/3 प्लस t की जगह 0 रखो, 0q/3, ऐसे ही इस t की जगह 3 रखो, प्लस के माइनस माइनस, ऐसे ही यहाँ पे -0 हो जाएगी। तो q = 3 × 3 × 3/3 + 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, q = 3 × 9 और 3 12 कूलम आवेश आ गया है। ये था, हमें धारा दी है तो धारा से हमें निकालना है आवेश। धारा से निकालना है आवेश। चलो, रानी कुछ पूछ रही है। हाँ रानी, पूछ बेटा। तो सर, हाँ बोलो। सर वहाँ पे टी गोविंद कह रहा समझ में नहीं आया गधा। गोविंद, तेरे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आते। नीरज क्या, सॉरी रानी क्या पूछ रही, पूछ। सर वहाँ पे नहीं, q बराबर 6/3 लिखे, उसी में टी कहाँ से आया यहाँ पे लास्ट वाला? अच्छा, इसी में लास्ट साइड। बच्चे 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 बच्चे, ये x⁻n dx का यदि हम समाकलन करते हैं तो x⁻n+1/n+1 होता है। गोविंद गोविंद, यहाँ पे देख ध्यान से। गोविंद, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम लोग कर नहीं रहे हो, समाकलन और अपकलन करो। रानी आज ही देखना, तुम आज ही देखना, समाकलन और अपकलन के वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, आज ही देखना। तो पता है t की पावर 2 थी, t की पावर कितनी थी 2, t की पावर n थी तो n+1, तो ये हो गया 2+1, t की पावर 2+1 यानी 3 और 2+1/3 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही ये 1 dt है तो dt का करेंगे तो t आता है, ये समाकलन है। समाकलन का फार्मूला यदि हम केवल dx का करेंगे तो x आता है। अब हम किसी चालक में धारा कैसे बहती है ये सब बात करने वाले। एक एक चीज कीमती है बच्चे। हम यहाँ पे एक चालक लेते हैं, हमें लगता है कि अभी तक की फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित क्यों होते हैं। हमारा क्वेश्चन ये, सर चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही चालक होता है, यानी चालक, इसलिए वो चल पाते हैं। भाई तुम लोगों को, पेरेंट्स का तुम लोगों के ऊपर कोई होल्ड नहीं है, तो तुम्हारी जहां इच्छा होगी वहां जाओगे। यदि तुम्हें पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते हैं तो जिधर मुंह उठाया उधर चले गए, मुक्त हो। तो जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होने के कारण ही तो चल पाते हैं।
जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। समझिए हमारी बात ध्यान से। तो चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब जरा एक चीज देखो जरा, ये सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और जितना चाहो उतना पूछना। ये है हमारे पास चालक, और चालक के अंदर ये बना दिए हमने खूब से मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चालक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो जरा, अब हमने एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। हमने इस डायरेक्शन में ई लगाया। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है? ये आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन से ऋण की ओर। ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की, जो दिशा होती है ना, वो दिशा होती है धन से ऋण की ओर। मतलब इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे? ऋण की तरफ तो नहीं चलेंगे, तो वो चलेंगे विद्युत क्षेत्र के विरोध में। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा। पूरी बात हम लिख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होता है। इलेक्ट्रॉनों पर बेटा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ शायद मिले नहीं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होने के कारण उनकी दिशा धन की ओर होती है। धन की ओर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं। बड़े काम की बात है बच्चों। तो जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की तरफ होता है, तो धन इधर होगा, ऋण इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे धन की ओर। कहां चलेंगे? धन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलेंगे। एक बात सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q इंटू ई। हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब यहाँ पे हम न्यूटन की बात नहीं मानेंगे, हमने विद्युतीय बल की बात कर रहे हैं, और विद्युतीय बल का फार्मूला ये है। और हमें मालूम है कि Q का मतलब कितना है? E। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई। और सुनो जरा, यहां पे हम लगाएंगे माइनस साइन। क्यों? क्योंकि बल E के विपरीत है। ये ऋण चिन्ह काय के लिए है? ऋण चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पर
बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अब राजदीप ने बोला था न्यूटन बुरा मान जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने भी तो अपना नियम दिया, और राजदीप भी बुरा मान जाएगा क्योंकि उसने भी बताया था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये राजदीप ने बताया। राजदीप को कहां से पता लगा? क्योंकि उसे न्यूटन ने बताया। न्यूटन को कहां से पता लगा? न्यूटन ने डिस्कवरी की। F इज इक्वल टू एम ए, इसे हम कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। तो हमने राजदीप की बात भी मान ली, परंतु स्टार्ट तो हमने इससे की है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और हम यहां पे बात करते हैं समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से एफ की जगह एम ए रख दो, इस एफ की जगह यहां एम ए रख दो। एम ए बराबर हो जाएगा माइनस ई, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस ई अपान एम। ये ए आ गया त्वरण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हम तो धारा त्वरण के लिए पढ़ते ही नहीं है, तो फिर ये त्वरण आ गया। त्वरण आ गया तो फिर तो हमें चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना पड़ेगा। ये बात हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये त्वरण आ गया। अच्छा, एक और बात, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 बोल दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हम यहाँ त्वरित धारा के लिए नहीं त्वरित वेग की बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एक समान वेग की बात करना है, और त्वरण तो आ गया है, इसकी बात भी अभी थोड़ी देर बाद समझ लेंगे अपन। पता है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके ओके बेटा। तो एक बात और बताओ, हम जानते हैं, तुम भी जानते हो, वी नो दैट, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, E इज इक्वल टू माइनस V अपान L। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, गुड। विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। ये V अपान L क्या है? ये है विभव प्रवणता। प्रवणता। और ये बात हमने बताई है कि ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब हम यूज कर लें इक्वेशन नंबर 3/4। ई की जगह मान रखो V अपान L, माइनस से माइनस कट गया, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा EV अपान ML। बच्चों, ये दोनों फार्मूले बिल्कुल IMP हैं। दोनों फार्मूले कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, IMP हैं। तो ये थी हमारी, ओके आकाश भी समझ रहा है, ये थी हमारी त्वरण का फार्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी त्वरण की बात आ गई है ना, कि त्वरण लग रहे हैं, और हम त्वरित इलेक्ट्रॉनों के लिए तो धारा पढ़ ही नहीं रहे। ये चैप्टर त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिर यहां त्वरण कैसे आ गया, यहां त्वरण क्यों आया? तो चलिए वो बात भी समझने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज कीमती है बच्चे, एक भी चीज मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि ये आ गया आगे की पूरी फिजिक्स यही है बस। आपको पता है, ये पढ़ा, धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे,
तो ये धारा ही का प्रभाव रहेगा। धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी धारा ही उत्पन्न करेंगे, एसी है परंतु करेंगे, कॉन्सेप्ट यहीं से चलेंगे। और ये आ गए ना तो पूरी ये वाली बुक आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल, मजा आएगा। और जिसने ये भूला उसे बहुत टफ फिजिक्स लगेगी आगे। चलो एक और बहुत काम की बात करते हैं। पता है किसी भी चालक के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं रहना है, और उन पे बल नहीं लगेगा तो वो चलेंगे ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो रहते ही रहते हैं। अभी हम केस फर्स्ट कर रहे हैं, केस फर्स्ट, बाहरी विद्युत क्षेत्र की, बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, नहीं लगाया हमने कोई विद्युत क्षेत्र, अनुपस्थिति में। तो बच्चों एक स्पेशल बात बताते हैं, सुनो और समझो और स्वीकार करो, तो भी इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। विद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है तो भी इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। कोई हमें कंट्राडिक्ट करो, कोई बोलो कि सर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा फिर भी धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बोलो ये तो चमत्कार हो गया कि कहीं पे फील्ड नहीं लगा, एक कंडक्टर लाके रखा उसमें धारा अपने आप बह रही है। ऐसा होता है क्या? हम कह रहे हैं कि बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, वैसे ही रखा है चालक, तो भी इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं अपन एक ही इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। हटाओ इसे, इससे भी हटाओ, इससे भी हटा दो, इससे भी हटा दो, बस एक बहुत है इतना। अब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, U1 वेलोसिटी से दिख नहीं रहा यार, ये कलर पीला कलर ले लो, ये इस दिशा में गया U1, फिर ये इधर आ गया U2, ये इधर आ गया U3। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चलते रहते हैं, और इनका जो वेग होता है ना इलेक्ट्रॉन का, बहुत काम की बात लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की औसत चाल, औसत चाल हमने यहां पे फिर लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको पता है प्रकाश का वेग होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन की गति है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी खतरनाक गति से चलते हैं, इतनी गति से ये जिगजैग मोशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे 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 चला रहे। अब जो रहस्य की बात है हमें वो बता देना चाहिए बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन की औसत चाल विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और यहाँ पे एक और चीज लिख दें, किसी चालक में, कुचालक में थोड़ी होती है, किसी चालक में होती है। इसे यह गति ऊष्मीय गति कहलाती है, ऊष्मीय गति कहलाती है। ऊष्मा तो रहती है ना चारों तरफ, थर्मल स्पीड, थर्मल मोशन होता है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं जिससे आप लोगों की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें पता है सबको समस्या है अभी कि क्षेत्र नहीं लगा, कितनी तेजी से चल रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो
फिर धारा क्यों नहीं बह रही है? तो उसका आंसर राजदीप ने इनडायरेक्ट दे चुका है, डायरेक्ट तो नहीं दिया। अब जो हम बात लिख रहे हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, परंतु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल वेग शून्य होता है। अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां हमने क्या लिखी है? चाल। वेग शून्य होने का मतलब क्या है? विस्थापन नहीं होता, वो जहां से चला घूम घाम के फिर वहीं आ गया, ऐसे 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 ऐसे, कहीं जाते नहीं है, अपने ही चारों तरफ ऐसे ऐसे मटकते घूमते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हो। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक धारा प्राप्त नहीं होगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक धारा प्राप्त नहीं होगी। तो वेग शून्य होता है, कुल वेग शून्य होता है। हाँ बोलिए बोलिए। सर वेग और चाल में थोड़ा सा डिफरेंट बता दीजिए, जिससे में कंफ्यूजन होता है। ये 9th क्लास की बात समझा रहे हैं। चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। चाल होता है दूरी परिवर्तन की दर, दूरी बटे समय, और वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय। वो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये बी पे आ गया, ए से चल के बी से आ गया वो सी पे, सी से चला गया ए पे, तो दूरी पता कितनी होगी? दूरी बराबर होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो जब विस्थापन नहीं होगा, केवल दूरी होगी, दूरी में तो कहीं पे भी आए। राजदीप समझ में आ गया तेरे को बेटा? तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी धारा के बारे में। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, समझ गया ना? आगे हम इसी जानकारी का उपयोग करते हुए हम एक से बढ़ के एक चीजें पढ़ते जाएंगे, परंतु ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ राजदीप क्या कह रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम 11th में पढ़े थे, तो एक चीज कॉन्सेप्ट आया था माइंड में कि चालक की दूरी ऋणात्मक होता है या फिर धनात्मक, और वेग की दूरी। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, हमें इतना पता है कि जब हम वेग की बात करते हैं तो एक दिशा धनात्मक होती है तो दूसरी हम ऋणात्मक लेते हैं, उससे विपरीत। परंतु चाल की बात करते हैं तो कोई धन और कोई ऋण नहीं होता है। तो जब हम सदिश की बात करते हैं, एकदम मक्खन क्लास, ओके ओके थैंक यू आकाश। जब सदिश की बात होती है तो धन और ऋण चिन्ह लगाते हैं राजदीप, और जब अदिश की बात होती है तो फिर नहीं लगाते। इतनी बात है, और ये ही क्लास थी।